Hi. The difference between success and failure is simple. It's all about habits. Build good habits. You are sum total of your habits. Today is 18th of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। सेला टनल है अरुणाचल प्रदेश में। श्री बिमल जालान जी की किताब है इंडिया आफ्टर लिबरलाइजेशन एंड ओवरव्यू। गोलकोंडा फोर्ट है हैदराबाद में। सोन, महानदी और नर्मदा ये तीनों रिवर निकलती है अमरकंटक रीजन से। पार्ट 20 आर्टिकल 368 में है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसीजर। पार्ट 4 में आर्टिकल 36 टू 51 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है डीपीएसपी, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट्स। आज के सवाल है एडम ब्रिज काफी न्यूज में है। दिस इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड विच अदर कंट्री? विच इंडियन स्टेट शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? Which state is the largest producer of bauxite in India? Which hill station is also called as the Queen of the Satpura? Kodaikanal hill station is located in which state? Which Indian state shares its international border with Bangladesh and Myanmar? Bangladesh भी और Myanmar भी Indian state. So these are 6 questions for today. आज की वोकैबुलरी है एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है सीमा। एम्बिट स्कोप ऑफ डिस्कशन, लाइक एम्बिट द स्कोप, एक्सटेंट और बाउंड्स ऑफ समथिंग, सीमा। परटेन्ड का मतलब होता है परटेनिंग टू समथिंग, संबंधित। बी एप्रोप्रिएट, रिलेटेड और एप्लीकेबल। अजाइल का मतलब है वो बहुत चुस्त है, फुर्तीला है। आर्मी को अजाइल होना जरूरी है, एबल टू मूव क्विकली एंड इजीली। इंट्रिकेट का मतलब है बहुत जटिल है। एलएससी का जो रिजोल्यूशन है वो इंट्रिकेट हो गया है, कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड। स्लॉथफुल मतलब बहुत आलसी है। एक मूवी है, व्हेन यू गेट टाइम हैव अ वॉच, जूटोपिया। इसमें एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर है स्लॉथ का। सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं कोट्टायम इदुक्की वर्स्ट हिट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस रेन। केरला में रेन। विल हैव अ टॉक अबाउट दिस आर्मी का एविएशन यूनिट। यूएवी बूस्ट आर्मी वॉच इन ईस्टर्न सेक्टर। दिल्ली की बात फिर से है, पॉल्यूशन है मतलब ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। दिल्ली मेट्रो में वाईफाई भी होगा। ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है आज एजुकेशन प्लस में। दिस इज अबाउट एनकरेज अ क्रिएटिव करिकुलम। पढ़ाने के क्या मायने होते हैं, स्टूडेंट होने के क्या मायने होते हैं। एनकरेज अ क्रिएटिव करिकुलम, एक्सीलेंट। देन आज हम बात करेंगे टॉप लीग आईपीएल एडिटोरियल। दिस इज ओटोमैन फुटप्रिंट्स, ओटोमैन फुटप्रिंट्स। और जो टर्की है, जियो पॉलिटिक्स में अभी इसकी क्या स्ट्रैटेजी रह रही है, इसको हम लिंक करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री के हमारे सिलेबस से। ओटोमन एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1। अलार्मिंग हंगर और स्टैटिस्टिकल आर्टिफैक्ट पावरिंग द एनर्जी सेक्टर। दिस इज अ गुड आर्टिकल। इंडियन पासपोर्ट का क्या पावर है, इसका मायने क्या है, विल हैव अ टॉक। देन इंडिया एंड यूएस मिलिट्री का अभी चल रहा है युद्ध अभ्यास 2021। पैंडेमिक ब्लूज, मालदीव्स, चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड, कोविड-19, 3.9% चिल्ड्रन malnourished हैं। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए ये पोर्टल है जिसका नाम है ई श्रम पोर्टल। विल प्रिपेयर वन क्वेश्चन एज वेल। अभी जयशंकर साहब इजराइल में हैं, वर्ल्ड वॉर 1 से कनेक्ट करेंगे। देन रशिया में स्पेस टूरिज्म ओपनिंग द फील्ड, कि ये जो डीएपी और एमओपी के नाम पे फर्टिलाइजर में हम केवल ये 2 ही यूज करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन क्यों जरूरी है। एथिक्स का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस का। गोलेमन का कॉन्सेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस, विल हैव अ टॉक। ये 5 पिलर्स क्या हैं इमोशनल इंटेलिजेंस एट वर्क लाइफ पे। So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, ये है कोट्टायम, कोट्टायम इदुक्की। कोट्टायम से एक सवाल भी था प्रीलिम्स में कि कोहिमा से कोट्टायम जाना है तो मिनिमम कितने स्टेट्स को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। आंसर कोट्टायम। तो कोट्टायम से इदुक्की, कोट्टायम और इदुक्की वर्स्ट हिट हुआ है बिकॉज ऑफ रेनफॉल। कल हमने देखा था स्पेटियल और टेम्पोरल पैटर्न चेंज हो रहा है।
और उसके कारण इनकमिंग इज मोर देन आउटगोइंग, तो उससे होता है जल भराव और जिसको बोलते हैं फ्लड। फ्लड आने से जैसे ये माउंटेन स्लोप है, माउंटेन स्लोप ऑल्दो वेस्टर्न घाट्स बहुत स्टेबल है, ओल्ड है, मैच्योर है, बट ये जो वेस्टर्न घाट है पानी ज्यादा गिरता है, ह्यूमन एनक्रोचमेंट होता है, तो लैंडस्लिप्स बढ़ रहा है, लैंडस्लिप्स बढ़ रहा है, और इसके कारण जो नेचुरल डिजास्टर है इसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है, ह्यूमन लाइफ लॉस ज्यादा होता है। तो एनडीआरएफ टीम यहाँ पे डिप्लॉय किया है। आईएमडी ने वार्न किया है फ्रेश रेन को, कल हमने देखा था ना येलो अलर्ट इशू हुआ था फ्रेश रेन। मिसमैनेज्ड विद एक्टिविटीज सच एज ब्लॉक कर देते हैं स्ट्रीम के नेटवर्क को, नेचुरल वाटर फ्लो पाथ ब्लॉक हो जाता है, लैंड डिग्रेडेशन होता है, वेजिटेशन, जो ये जंगल दिख रहा है ना, जो पेड़ की रूट होती है, ये रूट ना जमीन मिट्टी को बांध के रखती है, अगर पेड़ चला जाएगा तो मिट्टी की बाइंडिंग कैपेसिटी चली जाएगी और फिर होगा लैंडस्लिप। तो लैंड डिग्रेडेशन है, ट्रीज खत्म हो रहे हैं, बाइंडिंग कैपेबिलिटी खत्म हो रही है। कुछ ही दिन पहले हमने यहाँ पे माइनिंग और एक और न्यूज देखा था, वो था टनल का। तो ऐसी जो टनल बनती है, अब टनल बनाने के लिए ब्लास्ट भी करने पड़ते हैं, तो इससे बाइंडिंग कैपेसिटी पूरे स्लोप की वीकन होती है। तो ये कुछ रीजन है जिसके कारण आजकल वेस्टर्न घाट में भी लैंडस्लिप्स लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम अभी यहाँ एक्टिवेट हो गई है। हिमालय का हमने एक न्यूज देखा था, हिमालय में भी बिकॉज यंग फोल्ड माउंटेन है तो हिमालय तो ज्यादा प्रोन है लैंडस्लिप लैंडस्लाइड्स के लिए। तो हिमालय के लिए CSIR NGRI नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक एनवायरमेंटल सेस्मोलॉजी ग्रुप बनाया था। वो प्रिडिक्ट करता है लैंडस्लाइड और फ्लड का अर्ली वार्निंग सिस्टम, बिकॉज डिजास्टर का एक ही रूल है, डिजास्टर आने से पहले पता चल जाए ताकि आप उसके लिए वेल प्रिपेयर हो जाओ। तो फ्लड आ रहा है, अगर हमें 5-10 घंटे पहले भी पता चल गया तो हम प्रिपेयर हो जाएंगे, इवैक्यूएट हो जाएंगे। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत जरूरी है। तो CSIR NGRI वैसे तो हिमालय के लिए है, बट इसको ऑल ओवर इंडिया जहां लैंडस्लिप्स होते हैं वहां पे डिप्लॉय करने की कोशिश करनी चाहिए। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो, देन सैटेलाइट डेटा हो, न्यूमेरिकल मॉडल हो, जियोमॉर्फिक एनालिसिस हो, इन सब चीजों से फ्लड्स को जल्दी डिटेक्ट करें। तो ये तो हमारा एफर्ट्स होंगे, रेस्क्यू एफर्ट्स होंगे, रिलीफ एफर्ट्स होंगे, मिटिगेशन प्रिपेयर्डनेस एफर्ट्स होंगे अगेंस्ट दिस डिजास्टर। बाकी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस तो यही है कि हम जो ह्यूमन एनक्रोचमेंट है उसको कम करें, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को कम करें, क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी उसको बैटल करें। तो जब भी सॉल्यूशंस देखने होते हैं ना तो दो सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है इमीडिएट। अब जैसे केरला में अभी बाढ़ आ गया, अब आप ये नहीं बोलने लग जाओगे कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड कम करना है, ग्लोबल इमिशन कम करना है, नो, राइट नाउ गो एंड सेव लाइव्स, सेव लाइव्स, दिस शुड बी द प्रायोरिटी। अब जब लाइव्स सेव हो गई तब लॉन्ग टर्म में प्लान करेंगे कि अब रूट कॉज क्या है इसका और उसको कैसे एलिमिनेट करें। ओके, सो इमीडिएट और लॉन्ग टर्म हमेशा दो सॉल्यूशन होते हैं, कोट्टायम इद्दुकी। ऐसे ही हम एसएसबी में जाते हैं ना तो एसएसबी में एक टेस्ट होता है जैसे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है, या फिर कोई लीडरशिप का टेस्ट होता है कि आप ट्रूप जा रही है, आपको एक चैलेंज दे दिया है, उस चैलेंज को कैसे ओवरकम करोगे। तो जब भी जो चैलेंज मिलता है ना उसके सारे एंगल्स देखने चाहिए, सारे एंगल्स में जितने भी उसमें प्लेयर्स हैं, एक्टिव हैं, उसमें सारे एंगल्स से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और प्रायोरिटी जो होती है ना वो हमेशा प्रायोरिटी असाइन करनी है कि जैसे इमीडिएट प्रायोरिटी क्या है, इमीडिएट प्रायोरिटी क्या है, फिर लॉन्ग टर्म प्रायोरिटी क्या है। तो ऑलवेज थिंक इन दिस डायरेक्शन कि प्रायोरिटाइज करें अपने एक्शन को कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, लाइक दैट। सो दिस इज देयर। ये जम्मू एंड कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन डिटीरियोरेट हो रही है, दिस इज नॉट एट ऑल गुड। माइग्रेंट वर्कर्स ऑल ओवर इंडिया से जम्मू एंड कश्मीर में जाते हैं, वहाँ पे वर्क करते हैं, वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत सारी एक्टिविटीज में, दिस इज नॉट राइट। टेररिज्म किसी भी टाइप का टॉलरेट नहीं होने देना चाहिए। देन दिस इज डिप इन एयर क्वालिटी स्पर्स दिल्ली CM टू सीक एक्शन। ये जो न्यूज है ये कुछ ही दिन पहले 8 अक्टूबर को भी देखा था हमने, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड मतलब अगेन सिचुएशन अभी मॉडरेट टू पुअर है तो ये एक्शंस लेंगे, वेरी पुअर है तो ये एक्शंस, सीवियर है तो ये, और इमरजेंसी आ गई मतलब अब तो जान बचाओ, दिस इज इमरजेंसी रेस्पॉन्स। सो दिल्ली मतलब विंटर मतलब पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, तो ये सारे एक्शन प्लान्स हैं।
8 अक्टूबर का आप PDF देखो, आई हैव शेयर्ड दिस। ये जितने भी पॉइंटर्स हैं ना, ये बड़े अच्छे रेडीमेड पॉइंटर्स हैं, इसको आप आंसर्स में यूज करो अपने, कि हमें क्या करना चाहिए जब भी एयर पॉल्यूशन का मुद्दा आए। ओके, हैव अ लुक, 8 अक्टूबर। सो दिस इज द डिप इन एयर क्वालिटी एंड एक्शन प्लान। ये वर्ड यूज करना है, ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान। ये है यूएवी आर्मी का वॉच ईस्टर्न सेक्टर में। अब जैसे आर्मी है, आर्मी मतलब एक तो डेडिकेटेड एयरफोर्स है, बट आर्मी के पास भी अपनी खुद की एविएशन यूनिट होती है। सिमिलरली नेवी के पास भी उसकी अपनी एविएशन यूनिट होती है। जैसे अभी रफेल का नेवल वर्जन बात चल रही है, लेट अस सी। तो ये एविएशन यूनिट है आर्मी की। एविएशन में अभी चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस ये आ रहे हैं कि पहले तो प्लेन होता था, उस पर एक पायलट होता था, बट अब क्या हो रहा है कि पायलट लेस प्लेन बन रहे हैं, और उसको बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ड्रोन्स। इसको बोलते हैं ड्रोन्स। ड्रोन्स का फायदा क्या होता है कि ड्रोन्स बनाने में ह्यूमन नहीं है, तो ह्यूमन लाइफ का जो एंगल हमें ध्यान में रखना पड़ता है ड्रोन्स या व्हीकल प्लेन को मैन्युफैक्चर करने में, वो नहीं रहता है। तो आप इधर टेम्परेचर का ध्यान नहीं रखना है, प्रेशर का ध्यान नहीं रखना है, बिकॉज देर इज नो लिविंग बींग। तो ये ज्यादा रगेड होते हैं, एरियल व्हीकल्स अनमैन्ड ज्यादा रगेड होते हैं। इस पे अपन रिस्क भी ले सकते हैं। जैसे प्लेन जा रहा है, हमने रिस्क लेके उसको एनिमी टेरिटोरी में सेंड कर दिया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, शॉट डाउन होगा, नया बना लेंगे। बट अगर उसमें ह्यूमन बींग होता है तो उसमें लाइफ का फैक्टर आ जाता है, तो हम बहुत सारे ऑपरेशंस इतना रिस्क नहीं लेते हैं फिर। सो दीज आर अनमैन्ड एरियल व्हीकल। एक्सट्रीम कंडीशन पे भी ये डिलीवर कर पाते हैं, रिमोटली ऑपरेटेड होते हैं सैटेलाइट के थ्रू। तो जो फ्यूचर ऑफ वॉरफेयर है ना, पायलट्स स्पेशली, देर वुड बी अ टाइम जब इनका रोल बहुत ज्यादा होगा अनमैन्ड एरियल व्हीकल का। सी, ह्यूमन को तो रिप्लेस नहीं कर सकते अपन, पायलट इज अ पायलट, बट ये भी एक्टिवली रहेंगे अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये ईस्टर्न सेक्टर में है। तो अभी यहाँ पे आर्मी क्या कर रही है, अपनी एविएशन यूनिट को ऑगमेंट कर रही है, और रीजन एक ही है, चाइना यहाँ पे बहुत ज्यादा दिस फुटहोल्ड्स बढ़ा रहा है, स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड्स दिखा रहा है, तो हमें भी उसको काउंटर करने की जरूरत है। सो दिस इज आर्मी वॉच इन ईस्टर्न सेक्टर। अब जैसे ये कुछ नाम होते हैं ना, ये भी हमें पता होना चाहिए। नाम जैसे कुछ यूएवी के नाम बताओ। अभी इजराइल भी गए हैं हमारे दिस फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, तो वहां पे इजराइल का जो ड्रोन्स हैं दे आर रियली गुड। जैसे रुस्तम वगैरह भी हमने पढ़ा था। तो दीज आर यूएवी, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब ये नेक्स्ट है, दिस इज फाउंडेशन स्टोन 1430 बेड हॉस्पिटल। हमारी प्रायोरिटी यहाँ होनी चाहिए, पैसा इधर खर्च करना चाहिए, हॉस्पिटल, स्कूल्स, लाइक दैट। दिस इज गुड। दिल्ली मेट्रो में वाईफाई मिलेगा येलो लाइन पे, गुड। दिल्ली मेट्रो ऑफर्स वाईफाई ऑन येलो लाइन पे कनेक्टिविटी, गुड। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस इज अबाउट एजुकेशन शेपिंग द फ्यूचर। एनकरेज अ क्रिएटिव करिकुलम। पढ़ाई का मतलब क्या होता है, 4 किताबें पढ़ लो, 4 डेटा याद कर लो, उसको एग्जाम में लिख दो, पास हो गए एंड यू आर एजुकेटेड। नो, एजुकेटेड का बहुत सारे मायने होते हैं। एजुकेशन, जो ट्रू एजुकेशन होती है, वो होलजम होती है। इंटेलिजेंस, डेटा, नॉलेज, अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ हैंडलिंग, देर आर सो मेनी फैक्टर्स। आगे अपन इमोशनल इंटेलिजेंस को भी देखते हैं। द पॉइंट इज, हमें रोबोट्स नहीं बनाने चाहिए। रोबोट्स क्या होते हैं, सब एक जैसा सोचते हैं, कुछ इंडिपेंडेंट नहीं सोच पाते। जो रोबोट है और ह्यूमन बीइंग है, इसमें डिफरेंस होता है। एनकरेज अ क्रिएटिव करिकुलम। केवल ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन करना इज नॉट एजुकेशन, कि बता दो दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस। हमको एनकरेज भी करना चाहिए, शेप करना चाहिए, नर्चर करना चाहिए, कि स्टूडेंट खुद से भी सोचे। स्टूडेंट्स ओन एक्सप्रेसिव एनर्जी। ये कुछ लाइंस हैं, ये लाइंस बड़ी अच्छी है। यहाँ पे ऐसे वगैरह में बहुत अच्छे से इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि ये पैराग्राफ है, स्टूडेंट का ब्रेन इज नॉट अ ब्लैंक स्लेट, खाली दिस स्लेट नहीं है, ऑन विच वी इंस्क्राइब नॉलेज। इट इज नॉट अ फ्लैश ड्राइव ऑन टू विच वी डाउनलोड इंफॉर्मेशन, पेन ड्राइव नहीं है जिसमें अपन ने इंफॉर्मेशन लोड कर दिया। एंड इट इज नॉट अ प्रोसेसर दैट एग्जीक्यूट्स पाइथन इंस्ट्रक्शंस टू बी ओबेड, सॉफ्टवेयर नहीं है ये। लर्निंग occurs when the brain's intricate neural networks adapt to the वर्ड के साथ वो अडेप्ट हो, सेल्फ लर्निंग हो, ड्रिवन बाय एन इंटरेक्शन बिटवीन जीन्स एंड एनवायरनमेंट।
एनवायरनमेंट। हम क्यों ये बोलते हैं कि एनवायरनमेंट इतना अच्छा प्रोवाइड कराना ज़रूरी होता है, हेल्दी एनवायरनमेंट? बिकॉज जो ग्रूमिंग होती है स्पेशली यंग एज में, बच्चे ना अपने माहौल से ज़्यादा सीखते हैं एनवायरनमेंट पे। आप अच्छे माहौल में रहोगे, अच्छी संगति में रहोगे, आप देखना अलग डायरेक्शन चूज करोगे। सो जो एनवायरनमेंट है ये बहुत हद तक हमारे डिसीजन, चॉइसेस, न्यूरल एवरीथिंग ये इम्पैक्ट करता है। वेदर ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड और एडोलेसेंस, ट्रेडिशनल करिकुलम और पेडागॉगी जो है कि स्केंट जस्टिस हो रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डायनामिज्म को, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेवलपिंग ब्रेन नहीं हो पा रहा है। बिकॉज हम क्या कर रहे हैं कि जैसे कोई स्टूडेंट है वो फिट नहीं हो रहा है, वो डिफरेंट है, हम जबरदस्ती उसको फिट करने की कोशिश करते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम पे, और फिर उससे उस स्टूडेंट की जो नेचुरल टैलेंट होता है ना वो फिर कहीं पीछे छुप जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए। ह्यूमन बीइंग रोबोट्स नहीं है, अंडरस्टैंड, मोटिवेट करें, गाइड करें, ये आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज आज जो है ना हम गूगल की एज में रहते हैं। आप एक डेटा देखो, आपको 10 चीज़ें मिल जाएगी, बट उस डेटा को प्रोसेस कैसे करना है, उससे डिसीजन कैसे करना है, उसको समझना कैसे, इसके लिए टीचर्स और मेंटोर्स की ज़रूरत है। एजुकेटर का रोल होना चाहिए कि वो मतलब जस्ट डेटा प्रोवाइडर नहीं बने, वो गाइड करे, फ्रेंड की तरह, मेंटोर की तरह, एक कैटलिस्ट हो। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है? अभी नोबेल प्राइज में देखा था, ऑर्गेनो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। तो द पॉइंट इज, जैसे गवर्नमेंट वर्क कर रही है एज एन इनेबलर, ऐसे ही टीचर का आज की डेट में रोल होता है एज एन इनेबलर। इंस्टेड ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन वी शुड एनकरेज, शेप, नर्चर उनकी खुद की एनर्जी को। ये जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा, जो टैलेंट होता है वो आज की डेट में टैलेंट इज नॉट सफिशिएंट। टैलेंट के साथ प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन होना चाहिए, तब जाके वो फिर टैलेंट एक रियल डील बन पाता है। टैलेंट इन ऑल इट्स मैग्निफिशेंट बट केओटिक डाइवर्सिटी शुड नॉट बी स्क्वीज्ड इनटू बॉक्सेस। बॉक्सेस में रहना, बॉक्सेस में सोचना बंद करिए। लेट टैलेंट स्पीक and let us find ways to develop the talent so that each child can become the best version of his or her innate self. Very powerful and impactful line. Each child can become the best version of his or her innate self. हमें कॉपी नहीं करना है कि मैं इसकी तरह बन जाऊं, ऐसा बन जाऊं, वैसा बन जाऊं। नो, आप बस अपना बेस्ट वर्जन बनो और इसी में आपकी सक्सेस हो जाएगी। बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, दैट्स ऑल। क्रिटिकल थिंकिंग भी ज़रूरी होती है। ये नहीं कि हम ट्रेडिशनल जो चला आ रहा है बहुत टाइम से, तो मतलब हम सोचे वही सही है। नहीं, सवाल पूछो, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, एनालिसिस करो, लॉजिक करो, सिंथेसिस करो, ऑब्जेक्टिव रहो, इवैल्यूएशन करो एविडेंस बेस में। कई बार हम देखते हैं ट्रेडिशनल कोई बिलीफ सिस्टम बन गया है या रिलीजियस बिलीफ सिस्टम बन गया है, तो हम उसको बस जस्ट वैसे ही मान लेते हैं। नहीं, सवाल पूछो, इवैल्यूएशन ऑफ एविडेंस, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक बनो, इंटेलेक्चुअल रिस्क टेकिंग करो, कंफर्मेशन बायस जो है उसको समझो, हाइपोथेसिस, जस्टिस, कॉन्ट्रा रिव्यू, क्वेश्चनिंग। इट्स गुड टू क्वेश्चन, इट्स गुड टू क्वेश्चन, आस्क क्वेश्चंस। इवैल्यूएट करो क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्सेज। ये नहीं कि व्हाट्सएप में कुछ आ गया बस हमने मान लिया। क्या आया है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसने कहा है, किसने भेजा है, क्रेडिबिलिटी है या नहीं है उस पर्सन, उस सोर्स की। क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्सेज। चैलेंज करो ऑर्थोडॉक्सी को। विगरस बट सिविल डिबेट करो। और सी, डिबेट में यू शुड नॉट यूज अब्यूजिव टाइप ऑफ लैंग्वेज। ओके, डिबेट हमेशा बहुत सिविलाइज्ड होनी चाहिए। डिबेट आर्ग्यूमेंट्स जो भी है, द आइडिया इज नॉट टू डिमीन एनीबॉडी। ओके, विगरस बट सिविल होना चाहिए। यू हैव टू हैव दिस सिविल जनरल एटिकेट्स, नेटिकेट्स जरूरी है। सीइंग मिस्टेक्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी, और गलती करने से तो कभी डरना ही नहीं चाहिए। सब गलती करते हैं, हो गया तो हो गया, सुधार करो उसमें। सीइंग मिस्टेक्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी, जितना जल्दी गलती करोगे, जितना जल्दी सीखोगे, उतना ही रैपिडली आपकी ग्रोथ होगी। ओके, इट रियली वर्क्स। सी मिस्टेक्स एज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। सो दीज आर सम पॉइंटर्स जो समझना चाहिए, स्पेशली आज जैसे डिजिटल पुश इतना ज़्यादा है, स्टूडेंट और टीचर का लाइक ऑनलाइन इंटरेक्शन हो रहा है, वन ऑन वन, ऑफलाइन नहीं हो रहा है। तो द पॉइंट इज, ये जो एनकरेज करना है क्रिएटिव करिकुलम को, ये बैक सीट नहीं ले। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, इसको आप एथिक्स में भी यूज कर सकते हो, जनरल ऐसे में भी। दीज आर रियली गुड।
अब जो नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट फार्मर्स मूवमेंट। हर मूवमेंट का आप देखना पॉलिटिसाइजेशन होता है, वो जो रियल गोल होता है वो पिछड़ जाता है और वो फिर कुछ और ही बन जाता है। ये चीज ना 2011 से देख रहे हैं, जब से ट्यूनीशिया रिवॉल्यूशन एंड स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर, हैव सीन दिस एवरी मूवमेंट, एवरी दिस, इट चेंज कैरेक्टर एंड डायरेक्शन। तो ये नहीं होना चाहिए, पर्पस नहीं भूलना चाहिए। टॉप लीग, आईपीएल रीअफर्म द वैल्यू ऑफ एक्सपीरियंस वाइल शोकेसिंग न्यू टैलेंट। तो आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग की सबसे अच्छी बात क्या है? कंसिस्टेंसी, लाइक अ क्लॉक वर्क, कंसिस्टेंसी। तो अभी इन्होंने ये जीता है, टीम एफर्ट था एक्सेलेंट। देन दिस इज अबाउट कास्ट बेस्ड स्ट्रैटेजीज, पॉलिटिकल ओटोमन फुटप्रिंट्स। ये जो आर्टिकल है इसमें लिखा है टर्किश फॉरेन पॉलिसी, टर्किश फॉरेन पॉलिसी। टर्की पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो गया है। एग्रेसिव मिडिल ईस्ट में तो था ही, अब इधर अफगानिस्तान यहाँ पर भी ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहा है। अगर हम ट्रेडिशनली देखें तो ये जो टॉपिक है ना, इसको हमें लिंक करना चाहिए ओटोमन एम्पायर से। ओटोमन बिकॉज खिलाफत मूवमेंट भी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी बातें लिखी है कि टर्की एक्चुअली क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, नाटो के साथ क्या डिफरेंसेस है, ट्राइबल्स और एवरीथिंग। देन रशिया का क्या एंगल है, लाइक दैट। हमें इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब ये नहीं है कि वर्ल्ड की हर चीज़ हम पढ़ने लग जाएं। इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे सिलेबस में ये लिखा है, प्रीलिम्स का आप उठाओ तो प्रीलिम्स में बेसिकली आती है मैपिंग इंटरनेशनल रिलेशन से। मेंस में उठाओ तो उसमें एक क्लियर लाइन लिखी हुई है कि इंटरनेशनल रिलेशन वो मैटर करेगा जो डायरेक्ट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में होगा, नेबर में होगा या डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। अदरवाइज इतना ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने सिलेबस से। तो सिलेबस में दिया है ऑटोमन एम्पायर। सी, ये जो था ना, ये जो ऑरेंज में दिख रहा है, ये ऑटोमन एम्पायर था बिफोर वर्ल्ड वॉर वन। ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर। इसको सिक मैन ऑफ यूरोप भी बोलते थे, सिक मैन ऑफ यूरोप। बिकॉज 1910 से आते आते, सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आते आते ये डिसइंटीग्रेट होने लग गया था, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बड़ा फैल गया था, कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, और यहाँ का जो सुल्तान था वो उसको मैनेज नहीं कर पा रहा था। सो द क्या हुआ, इससे डिसइंटीग्रेशन हो गया, स्पेशली दिस स्लाव एरिया में। जैसे वर्ल्ड वॉर वन का ट्रिगर क्या देखते हैं, असैसिनेशन ऑफ आर्क फ्रांस फर्डिनेंड। तो वो स्लाव मूवमेंट वगैरह जो थे ना, वो प्राइमरली इसीलिए हो रहे थे बिकॉज ओटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो रहा था और बाकी सारी कंट्रीज ओटोमन एम्पायर की टेरिटोरीज को हड़पना चाहती थी। तो एक कंपटीशन लग गया और उसने ट्रिगर किया दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये है ओटोमन एम्पायर। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, टर्की अगेन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। टर्की कनेक्ट करता है एशिया को यूरोप से, तो ये एक्ट एज अ ब्रिज, एक्ट एज अ ब्रिज। तो दैट इज वाई ओटोमन एम्पायर इतना स्ट्रांग बना। बट फिर उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सी रूट्स वगैरह ढूंढ लिया, तो जो ओटोमन एम्पायर था इस पे डिपेंडेंस कम हो गया, फिर धीरे धीरे ये वीकन होने लग गया। वीक रूलर्स थे, वीक सुल्तान थे, मैनेज नहीं कर पाए, तो ये वीकन हो गया। अब क्या हुआ, जैसे 1914 का देखिए, 1914, ये पूरा एरिया जैसे था ओटोमन एम्पायर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विनर कौन थे, फ्रेंच, ब्रिटिश, इटालियन, ये सब लोग थे। तो इन्होंने क्या किया, ओटोमन एम्पायर की बहुत सारी टेरिटोरी, कुछ तो इंडिपेंडेंट बने और कुछ इनके इन्फ्लुएंस में आ गए। इन्फ्लुएंस में आ गए, जैसे सीरिया आ गया, दिस इज बगदाद हो गया, ये मेसोपोटामिया था पहले, इराक, फिर ये कुवैत हो गया, इधर जैसे यमन क्राइसिस चल रहा है, देन यहाँ पैलेस्तीन, जेरूसलम। इसी टाइम पे इसराइल को बनाने की बात होगी। तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ, सिलेबस में लाइन लिखी है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट हुआ बिकॉज ऑफ दिस फॉल ऑफ ओटोमन एम्पायर। तो दिस इज आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अभी भी जो ज्यादातर प्रॉब्लम्स है ना, वो सब इज बिकॉज ऑफ दिस 1914 टू 1922 ट्रांजिशन से हुआ। फ्रेंच का रोल सीरिया में, और इससे क्या हुआ, देखिए ये फ्रेंच सीरिया में, फ्रेंच ने क्लियरली डिमार्केशन नहीं किया, लोकल एस्पायरेशंस नहीं रखा, तो सीरिया स्टिल स्ट्रगलिंग। सिमिलर थिंग हैपन हुई पैलेस्तीन में, और फिर ब्रिटिशर्स ने बोला इसराइल को एस्टेब्लिश करेंगे, और फिर यहाँ पे डिफिकल्टीज हुई। तो रूट्स सारे जो हैं इसमें है। हिस्ट्री का एक बहुत अच्छा सोर्स है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जाओ, वहाँ एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी के सारे नोट्स पड़े हुए हैं दिस एंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री के। हैव अ लुक, क्विकली उसको गो थ्रू करो, एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा आपको इस सारे वर्ल्ड वॉर के बैकड्रॉप का। तो दिस इज ओटोमन एम्पायर। अब क्या हुआ,
ये हो गया टर्की का, दिस ओटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया और टर्की अब छोटा सा इतना सा ही बचा। बट अब भी टर्की पुराने उस माइंडसेट में रहता है कि हमें फिर से एम्पायर बनाना है पुराने टाइप का, देन लाइक दैट, तो उसके कारण जियो पॉलिटिकल टेंशन होते हैं। सेकेंड चीज ये होती है कि जैसे टर्की है, टर्की अपने आप को लीडर मानता है इस्लामिक वर्ल्ड का, और यहाँ पर अरब पेनिनसुला है, अरब पेनिनसुला में है सऊदी अरेबिया, जो होली श्राइन्स हैं वो है सऊदी अरेबिया में, तो अरेबिया के पास ऑयल भी है। तो ट्रेडिशनली क्या होता है, अरेबिया और टर्की इन दोनों में अक्सर दिस एक राइवलरी चलती है सऊदी अरेबिया और टर्की में कि हु इज द लीडर, लाइक दैट। तो ये भी एक बैकड्रॉप है। टर्की अब चाहता है लाइक पुराने इन्फ्लुएंस करना चाहता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, बट टर्की को भी अभी जरूरत है वो इनसाइड पहले देखे अपने अंदर। जैसे जो इरा ऑफ सुल्तान है दिस इज गॉन, अब की जो कंट्रीज हैं वो बेस्ड होती है नेशनैलिटी पे, तो ये जो सुल्तान वाला टाइम है ये गया। डोमेस्टिक डिवीजन और इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी है टर्की में, अनएम्प्लॉयमेंट है, सी अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, करेंसी कोलैप्स हो रही है, कैपिटल फ्लाइट हो रहा है। तो द पॉइंट इज रीजनल इन्फ्लुएंस बनाने के लिए टर्की इन सब चीजों को इग्नोर भी करता है। तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। सो दिस इज अबाउट ओटोमन एम्पायर। हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमें ये देखना है, हाउ डिड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ओटोमन एम्पायर लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हाट वर द इमीडिएट पॉलिटिकल फॉलोआउट्स ऑफ द वॉर, डिस्कस। हैव अ लुक, पीडीएफ देखो, उसमें ये बड़े अच्छे से दिया हुआ है कि ओटोमन एम्पायर के फॉल होने से सिक मैन ऑफ यूरोप से क्या हुआ, सब इसके एरिया को कैप्चर करना चाहते थे, सिक मैन ऑफ यूरोप दिस ओटोमन, और फिर बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट क्या हुआ था, डिस्कस, ट्राई टू राइट आंसर। अलार्मिंग हंगर और स्टैटिस्टिकल आर्टिफैक्ट, ये बात है कि जो रिपोर्ट आई ग्लोबल हंगर इंडेक्स की, क्लियरली बताया कि इंडिया में माल नरिशमेंट है। गवर्नमेंट ने बोला ये रिपोर्ट ही खराब है। हमें इस चीज में नहीं जाना है कि रिपोर्ट खराब है या सही है, हमें ये देखना है कि व्हाट इज ग्लोबल हंगर इंडेक्स, व्हाट आर द 4 पैरामीटर्स जो देखा हमने, नरिशमेंट नहीं है, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है और दिस मोर्टेलिटी है। वी शुड फोकस ऑन दिस, और इसके लिए क्या क्या गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हम ला सकते हैं, ये हमारा स्कोप में होना चाहिए। पावरिंग द एनर्जी सेक्टर, एंड यहाँ पे है फाउंडर ऑफ मिनी इंडिया सर सैयद अहमद खान जी के बारे में है। दिस इज, कल हमने एक बुक भी पढ़ा था किडवाई जी की, पावरिंग द एनर्जी सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल इज अ गेम चेंजर। सी, हमने देखा जो फ्रीबीज होती है ना, फ्रीबीज कभी भी साउंड इकोनॉमी नहीं होती है, फ्रीबीज कभी भी साउंड इकोनॉमी नहीं होती है। बिकॉज फ्रीबीज से क्या होता है, फ्रीबीज कौन देता है, गवर्नमेंट पीएसयूज को बोला जाता है फ्रीबीज दे दो, इससे गवर्नमेंट पीएसयूज की हेल्थ डिटीरियोरेट होती है, लॉस मेकिंग बिजनेस हो जाता है। तो जैसे फ्री की बिजली दो, तो फ्री की बिजली देने से एक टाइम पे ये जो पावर सेक्टर कंपनीज थी दे वर डूइंग गुड, बट पिछले कुछ टाइम से जब से ये फ्रीबीज एंड ऑल आया, ये सब लॉस मेकिंग बिजनेस बन गई है। इनके पास दो चीजें होती है, एक तो होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कॉम्स। ये जो डिस्कॉम्स होती है इनकी हेल्थ ज्यादा डिटीरियोरेट हो रही है, प्रोडक्शन तो ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा प्रॉब्लम है। वाई? बिकॉज एनर्जी लॉस हो जाता है, पेमेंट नहीं होता, बिजली की चोरी हो जाती है, फ्रीबीज हो जाते हैं, तो वो पैसा रिकवर नहीं कर पाती और ये लॉस में चली जाती है। इन्हीं के लिए आया था दिस उदय योजना, उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। तो डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर जो है वो हमेशा से प्रॉब्लम बना रहा है, लॉस मेकिंग रहता है, बिकॉज पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो परचेजिंग एग्रीमेंट है, जैसे डिस्कॉम कंपनी क्या करेगी, प्रोडक्शन कंपनी से खरीदेगी और सारे लोगों को बेचेगी, तो जो परचेजिंग एग्रीमेंट है वो क्लियर नहीं है और यहाँ से पैसे आ नहीं रहे, तो डिस्कॉम तो डूबना ही है। तो लॉन्ग टर्म पावर परचेज अग्रीमेंट एक्सपेंसिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, इनएफिशिएंट ऑपरेशन है, लीकेजेस है, वीकनेस है स्टेट लेवल की टैरिफ पॉलिसीज में भी, तो डिस्कॉम्स लॉस मेकिंग बिजनेस में रहती है। और टेक्निकल कमर्शियल लॉसेस भी होते हैं, पावर लाइंस में लॉसेस होते हैं, तो रेवेन्यू आता नहीं है। ये एक बिल आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, अब एक्सपेक्टेशंस है कि ये गेम चेंजर होगा। ये जो आर्टिकल लिखा है ना, ये लिखा है टीवी नरेंद्रन जी ने, प्रेसिडेंट ऑफ सीआईआई। तो अभी ये बिल है, बिल आने देते हैं, अभी आया भी नहीं है ये, फिर इसके बाद एक्ट बनेगा, लॉन्ग रोड है। हमें बस ये जानना था कि यहाँ क्या क्या चैलेंजेस हैं। सॉल्यूशंस में ये होगा बिल में कि एनफोर्समेंट अथॉरिटी हो, रिन्यूएबल्स पे फोकस करो, स्टेट की मोनोपोली कम करो, प्राइवेट प्लेयर्स को भी एनकरेज करो, एफिशिएंसी आएगी,
ओपन एक्सेस करो, टैरिफ को रिवाइज करो और सबसे इंपॉर्टेंट इसको जीएसटी के अंदर लेके आओ। पावरिंग द एनर्जी सेक्टर, ये कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो बिल के थ्रू आएगी। सो लेट अस सी। अब बात है पासपोर्ट पावर का। पासपोर्ट पावर, पावर मतलब ये होता है कि आपके पासपोर्ट से, इंडियन पासपोर्ट से आप कितनी कंट्रीज वगैरह में फ्रीली जा सकते हो, एक्सेस है, लाइक दैट। तो एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन पासपोर्ट वीकन हुआ है लास्ट डेकेड में, ये बात बोला हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने। ये इंडेक्स करता है नॉर्मल पासपोर्ट को कंट्रीज के अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डेस्टिनेशन इट्स होल्डर्स कैन विजिट विदाउट अ वीजा एंड कैन अवेल देमसेल्फ ऑफ अ वीजा विजिटर परमिट ऑन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेवल अथॉरिटी ऑन अराइवल। मतलब आपका इंडियन पासपोर्ट है, आपका एक दिन मन किया इजिप्ट घूमना है, हमें इजिप्ट घूमना है, तो आप बस ऐसे ही चले गए, बिना पासपोर्ट के भी अगर आप इजिप्ट घूम पाओगे। इजिप्ट जाते ही आपको तुरंत ई एंट्री मिल जाएगी, तो मतलब पासपोर्ट आपका स्ट्रांग है। यूजुअली जैसे यूके का, यूएसए का, इनका पासपोर्ट स्ट्रांग माना जाता है, बिकॉज अगर आप यूएस सिटीजन हो तो यूजुअली आपको हर जगह एक्सेस मिल जाता है। इंडियन सिटीजन को इतना इजीली नहीं मिलता है, इसलिए हमारा पासपोर्ट हो जाता है वीक। तो ये बात है। तो दिस रैंक इंडिया की कम हुई है, दिस 2021 में 5 डेस्टिनेशन फ्री एक्सेस में ऐड हुआ, बाकी नहीं हुआ। सो दिस इज जस्ट अ नंबर। इंडिया स्टैंड्स क्या रैंक करता है, इसमें बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस भी आ जाते हैं। लेट अस सी। जापान का पासपोर्ट बड़ा अच्छा है, सिंगापुर का अच्छा है। अगर आप जापान सिंगापुर का पासपोर्ट रखते हो तो 192 कंट्री में आप फ्री एक्सेस ले सकते हो। जर्मनी, फिनलैंड, ऐसे करके ये रैंकिंग है। इंडिया के पास केवल 58 ही है। इंडियन पासपोर्ट है तो उसका 58 जगह ही आपको एक्सेस मिलेगा। इंडिया के साथ एक बात और भी है, एक तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 1.3 बिलियन लोगों को आप डील कर रहे हो इस पासपोर्ट से। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। अफगानिस्तान, यूएई का पासपोर्ट भी ऊपर हो गया है। सो दिस इज हेनले इसको रिलीज करता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, और इंडिया की रैंकिंग आई है 90। देन इंडिया यूएस मिलिट्री मैच स्किल्स इन अलास्का, ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है युद्ध अभ्यास 2021, 17वां एडिशन है इंडिया और यूएसए में। अलास्का के पास यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है। मालाबार ट्राइलेटरल एक्सरसाइज भी होती है इंडिया, यूएसए और जापान के बीच में। ऑस्ट्रेलिया को अभी इनवाइट किया गया था मालाबार। कोप इंडिया। यूएवी बूस्ट करेगा आर्मी वॉच ईस्टर्न सेक्टर में। अब सी, मालदीव्स क्या है, कोरल आइलैंड्स है, जैसे अपना लक्षद्वीप है ना, उसी का थोड़ा बड़ा फॉर्म मालदीव्स है। तो मालदीव्स क्या है, कोरल आइलैंड्स है, टूरिज्म का ह्यूज पोटेंशियल है और अपन इंडियंस लव टूरिज्म। सो इंडियन टूरिस्ट्स हेल्प मालदीव्स रिकवर फ्रॉम पैंडेमिक ब्लूज। पैंडेमिक ब्लूज आइलैंड नेशन को इतना हुआ थैंक्स टू अ स्ट्रॉन्ग रिबाउंड इन टूरिस्ट अराइवल फ्रॉम इंडिया एंड रशिया। टूरिज्म एक बहुत बड़ी इकोनॉमी होती है और टूरिज्म में थोड़ा बेनिफिट होता है, थोड़ा पैसा डालते हैं तो बहुत सारे लोगों के जॉब्स क्रिएट होते हैं। सो दैट इज वाई टूरिज्म इंपॉर्टेंट है। टूरिज्म के लिए जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर होना, राइट इमेज होना। दिस इज द प्राइमरी रीजन जम्मू एंड कश्मीर में इतना ह्यूज टूरिज्म पोटेंशियल है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज इतनी ज्यादा हो सकती है, बट ये वेस्ट हो जाता है, दिस गेट वेस्टेड। सो दिस इज द थिंग, लॉ एंड ऑर्डर जरूरी है, सेफ्टी सिक्योरिटी जरूरी है। देन वर्क इन प्रोग्रेस, ये सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्लान है राजपथ दिल्ली में। अफगानिस्तान इंडो पैसिफिक एजेंडा रहेगा ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी। कल एक ये जो सर्कुलर चल रहा था वो फेक था, सी दैट इज वाई इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आजकल इतने सोफिस्टिकेटेड फेक्स आने लग गए ना, सो दैट इज वाई डू नॉट रिएक्ट इमीडिएटली। सोशल मीडिया में जो भी न्यूज होती है उसको थोड़ा सेटल होने देना चाहिए। तो गवर्नमेंट आईजी ने ये क्लियर किया कि ये सोशल मीडिया ऐसा, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने कोई सर्कुलर नहीं किया था। एक्चुअली एक फेक ट्वीट चल रहा था सर्कुलर कि सारे नॉन लोकल लेबरर्स को पुलिस स्टेशन एंड सिक्योरिटी एंड ऑल। दिस इज अ फेक न्यूज। चिल्ड्रंस वैक्सीनेशन स्टिल अवे। अब सी, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा जो भारत बायोटेक कोवैक्सीन है उसका बच्चों का वैक्सीनेशन भी आएगा, बट इसमें टाइम लगेगा, वेट। करंट अफेयर्स में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वरना बहुत ज्यादा रीवर्क आता है, रीवर्क बहुत आता है। आज ये बात है, कल बदल गई तो फिर से काम करो, सेटल होने दो न्यूज को, फिर उसको डिटेल में देखना चाहिए। कोविड-19 पॉसिबल डिस्पाइट अर्लियर इन्फेक्शन, बट वैक्सीनेशन जरूरी है। 3.9% चिल्ड्रन माल नरिश्ड है, गवर्नमेंट ने स्लैम किया जीएचआई डेटा को। ये इंपॉर्टेंट है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स पोर्टल सीज गुड ट्रैफिक। सी,
ये एक पोर्टल है, जैसे आधार होता है ना, आधार से आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेते हो किसी भी पर्सन को, उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ऐसे ही वो पर्सन अगर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर है तो उसके लिए ये बनाया ई श्रम पोर्टल। लॉकडाउन लगा, माइग्रेंट वर्कर के क्राइसिस देखे, हमने देखा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर सीवियरली हिट हुआ है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब वो प्रॉपर वर्क फोर्स नहीं है ऑर्गेनाइज्ड वाली, जैसे कोई पर्टिकुलर कंपनी है वहाँ पे रोल चल रहा है तो ये सब ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हो गए जैसे स्ट्रीट वेंडर हो गए, रेडी लगा रहे हैं, या फिर डेली वेज वर्कर्स हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड हैं। तो इस पोर्टल में उनका एक डेटाबेस बनाया जा रहा है, नाम, ऑक्यूपेशन, एड्रेस, एजुकेशन, स्किल टाइप, फैमिली, क्वालिफिकेशन एटसेट्रा, ताकि वो एम्प्लॉयबल हो पाए, बेनिफिट्स उनको दिए जा सके गवर्नमेंट स्कीम्स के। गवर्नमेंट स्कीम्स में प्रॉब्लम यही होती है कि पहला तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, दूसरा डिलीवरी ऑफ दैट बेनिफिट टू दैट पर्टिकुलर बेनिफिशियरी। तो ऐसा आधार की तरह एक कार्ड बन रहा है ना, 1 2 3 4, दिस 12, दिस इज 12, ई श्रम पोर्टल। तो इस टाइप का एक कार्ड बनेगा ई श्रम पोर्टल में, और उसमें जो एम्प्लॉय है उसके सारे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होंगे। ओके, 12 है ना, दिस इज 4 4 4 12। सो ई श्रम पोर्टल बन रहा है। ई श्रम पोर्टल को सीड करेंगे आधार से, है ना। ये आधार है एक्चुअली, दिस इज आधार, दिस इज आधार 12 नंबर, दिस इज आधार। ई श्रम पोर्टल में उसमें भी 12 नंबर ही है, ई श्रम पोर्टल में भी 12 ही है, दिस इज ई श्रम पोर्टल। तो ऐसे सारे डिटेल्स है उसमें। तो 3 करोड़ लोगों को अभी और मिल गया है। वन नेशन वन कार्ड है, ऑल ओवर इंडिया आइडेंटिफाई हो पाएगा। तो दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, डिजिटल इंडिया, ई श्रम पोर्टल। तो आज का सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कफोर्स, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस डू दे फेस, प्रिपेयर अ नोट ऑन ई श्रम पोर्टल। अब 3 पार्ट है, हर पार्ट को एड्रेस करो। पहले आप बताओ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कफोर्स क्या होता है, दूसरे पार्ट में बताओ चैलेंजेस क्या होते हैं, तीसरे पार्ट में बताओ ई श्रम पोर्टल के बारे में ब्रीफ नोट, और एक वे फॉरवर्ड बाद में आप लिख सकते हो कि कैसे प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, जो ये चैलेंजेस आपने आइडेंटिफाई किए हैं ये कैसे सॉल्व होंगे। इट इज वेरी सिंपल। डिफिकल्टी केवल एक ही है कि एग्जीक्यूशन। सबको सब आता है इस एग्जाम प्रिपरेशन में, ये एग्जाम भी बड़ा आसान एग्जाम है। डिफरेंस क्रिएट यही होता है कि कौन एक्चुअल में एफर्ट डालता है, एक्चुअल में एग्जीक्यूट करता है अपने प्लान्स को, अपने टाइम टेबल को। सो राइट, जब आप लिखोगे तो आपको बेनिफिट होगा। ट्राई टू राइट। देन शूट फॉर द स्टार्स, ये है दिस रशिया की न्यूज़ है। बिफोर दैट चाइना ने एक न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल किया है, अप टू 6 टाइम्स स्पीड ऑफ साउंड। हाइपरसोनिक मिसाइल, एक रिपोर्ट ने, ऑल्दो इसने टारगेट मिस कर दिया, करीब 24 माइल से टारगेट मिस किया इसने। आई वाज रीडिंग इन वन न्यूज़, बट डिमॉन्स्ट्रेशन किया है इसने, और ये काफ़ी एडवांस्ड भी लग रहा है। इंडिया भी ऐसा कर रहा है। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, टेक्निकली साउंड रहता है इसका पूरा मैकेनिक्स। स्क्रैमजेट इंजन होता है। एक्चुअली मिसाइल जब इतने तेजी से मूव कर रही है तो एयर प्रोपल्शन डिजाइन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस स्पीड पे फ्यूल ऑक्सीडेशन, फ्यूल वर्क कराना, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड आर्ट फॉर्म, और चाइना ने इसमें अच्छा डिमॉन्स्ट्रेशन किया है। तो दिस इज गुड। इंडिया भी पीछे नहीं है, हमारे भी ट्रायल्स चल रहे हैं, हमने भी इस पे वर्क किया था। Then this is not at all right. Minorities call for hunger strike in Bangladesh. Temple business vandalized, robbed. ये बांग्लादेश में हो रहा है, not at all right. Then Russian land after first movie shoot in space. ये बात आ गई स्पेस टूरिज्म का, अब मूवीज भी शूट होगी स्पेस में। क्रेडिट स्कोर के मिथ्स हैं, और द्रविड़ बन सकते हैं हेड कोच, गुड टाइम्स अहेड। सो दिस इज द हिंदू। ये टेल ऑफ डिवास्टेशन है। चाइना ने न्यूक्लियर केपेबल हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च किया। बाकी रिपीटेटिव न्यूज है। दिस इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ सदर्न अफगानिस्तान। आप बताओ ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ ओरिजिन होता है? सदर्न में ये आया है यहाँ पे, बट एक्चुअली में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, जिससे विंटर रेन्स होती है अपने नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, और ये किस टाइप का साइक्लोन है, ट्रॉपिकल है या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है। देन दिस इज फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन का मीनिंग बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूमिगेशन? ये किस लिए कर रहे हैं? डेंगू के लिए कर रहे हैं।
देन दिस इज अ विलेज मॉन्स, दिस इज नॉट एट ऑल राइट। यहाँ पे जो कैजुअलिटी हो रही है सिविलियन भी और आर्म्ड फोर्सेस की, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड दिखाना जरूरी है। दिस टेररिज्म को राइज नहीं होने देना चाहिए। देन इसराइल गए हैं जयशंकर साहब, रेत एट सेमेटरी फॉर इंडियन सोल्जर्स बिकॉज वर्ल्ड वॉर वन में जैसे अभी हमने पढ़ा ना ओटोमन एम्पायर इसराइल कैसे बना, लाइक दैट इंडियन सोल्जर्स भी वहां पे ब्रिटिशर्स ने भेजे थे। देन दिस इज कोविड, ये डिस्ट्रक्शन केरला में हो रहा है, लैंडस्लिप्स। एडिटोरियल्स काफ़ी अच्छे हैं इंडियन एक्सप्रेस के। पहला है ओपनिंग द फील्ड, फर्टिलाइजर का एक क्राइसिस हो रहा है और एवरी क्राइसिस इज एन अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज। तो हमारे यहाँ जो फार्मर ऑब्सेस्ड हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट के लिए और म्यूरियाट ऑफ पोटाश के लिए, एमओपी और डीएपी। हमारे यहाँ मतलब फर्टिलाइजर मतलब यही दो चीज लोगों को ध्यान में आती है और इसका एक्सेसिव यूज भी होता है, इस पे सब्सिडी वगैरह भी मिलता है। तो उससे क्या होता है, डिसबैलेंस होता है, प्राइस इसकी रॉकेट एस्केलेट होता है और साइंटिफिकली भी ये ठीक नहीं है। तो द पॉइंट इज जितने भी स्टॉक्स हैं न्यूट्रिएंट्स के, फर्टिलाइजर के, डैप और एमओपी, ये काफी लो चल रहा है। लो इसलिए चल रहा है, अगेन वर्ल्ड में प्राइस राइज हो गया था, लॉजिस्टिक सप्लाई साइड बॉटलनेक एक्सेट्रा। अब ये फर्टिलाइजर अगर कम है तो अभी जो सीजन है वो प्लांटिंग है, वीट, मस्टर्ड, चना, मसूर, पोटैटो, अनियन, अदर राबी क्रॉप्स का। ये राबी सीजन है, अभी खरीफ सीजन ओवर हुआ, अब राबी आ रहा है। तो बुआई का टाइम है और फर्टिलाइजर है नहीं, तो इससे मेहम बन गया। अब इंडिया फर्टिलाइजर प्रोवाइड करे बट एट द सेम टाइम पुश करे एनपीके फर्टिलाइजर्स की तरफ, क्योंकि इंडिया फर्टिलाइजर का सारा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता है और उससे क्या होता है, हमारा बैलेंस भी बिगड़ता है, फिजिकल डेफिसिट भी गड़बड़ होता है और ये सॉइल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। एक हमने सॉइल हेल्थ कार्ड भी देखा था कि जो फर्टिलाइजर्स है ना वो डालो जिसको जमीन की जरूरत है, जस्ट लाइक दैट कुछ भी नहीं डालना है। तो ये जो शॉर्टेज है ये डैम्पनर हो सकता है राबी क्रॉप्स की बुआई के लिए। इंडिया को जरूरी है कि वो एनपीके की तरफ पुश करे, जैसे वीन अवे फार्मर्स फ्रॉम अप्लाइंग टू मच हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर, यूरिया, डैप। इसमें देखिए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही होता है, एमओपी में केवल पोटेशियम होता है। तो क्यों ना हम एनपीके यूज करें जिसमें बढ़िया कंपोजिशन है ये, है ना। तो द पॉइंट इज वी नीड टू थिंक अहेड। ये जो ट्रेडिशनल है डैप, यूरिया, एमओपी के बाद वी मूव फॉर दिस, लाइक इफ्को का नैनो यूरिया है, वाटर सॉल्युबल फॉर्म में दे ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए फर्टिलाइजर अप्लाई करने की। इस एरिया में हमें सोचना चाहिए। यूरिया सब्सिडी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। जो इंटरनेशनल प्राइस बढ़ी फर्टिलाइजर की तो गवर्नमेंट ने इसकी कैप भी कुछ ही टाइम पहले बढ़ाई थी, 1-2 महीने पहले। बट अभी भी शॉर्टेज है, क्राइसिस है, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में बदलना चाहिए। ब्रिंग स्टेट्स ऑन बोर्ड, ये बात बीएसएफ की है जो 2-3 दिन से हम पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए फेडरल लेवल पे। पुरसूट ऑफ टैक्स जस्टिस है, एलिमिनेशन ऑफ टैक्स अब्यूज होता है, टैक्स हेवंस है, HAVENS टैक्स हेवंस है, ग्लोबल स्ट्रगल फॉर ह्यूमन राइट्स। देन CEOs एंड ऑल, जैसे 15% अब मिनिमम टैक्स लगा दिया था ना इन कंपनीज में, दैट इज टेक कंपनीज में। ग्लोबल मिनिमम 15% टैक्स अब लगेगा ही लगेगा ताकि टैक्स इवेजन नहीं हो। ये द फॉल गाय है। कल कोल इंडिया पे अपन ने वीडियो भी बनाया, अपना एक स्टूडेंट है वो कोल इसमें वर्क करता है, कोल इंडिया लिमिटेड में। उसने काफ़ी अच्छा व्हाट्सएप में लिख के भेजा कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है। हम ना कल्प्रिट नहीं बनाए, ये आर्टिकल भी यही बात कर रहा है। कोल इंडिया हैज़ बीन अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर द पावर क्राइसिस। कोल इंडिया पे सारा ब्लेम डालना कि पावर क्राइसिस इसके मिसमैनेजमेंट से हुआ है, वो सही नहीं है। इट हैज़ बीन मीटिंग द डिमांड फॉर कोल, हेल्पिंग जनरेट पावर एट अफोर्डेबल टैरिफ। और ये जो क्राइसिस हुआ ना ये इंडिया स्पेसिफिक भी नहीं है, ये इंटरनेशनल क्राइसिस है, हर जगह हो रहा है ये। वेयर द दिस देन बिल क्लिंटन, रशियन फिल्म मेकर्स, यूएस मिशनरीज, हाइती, वेनेजुएला, देन इकोनॉमी, IMF का रूल। अभी हमने वर्ल्ड बैंक का जो सीरीज देखा था उसमें हमने बात किया था ब्रेटन वुड ट्विंस में रिफॉर्म्स की जरूरत है, और IMF का चीफ का भी, MD। एक्सपर्ट्स सब जगह यही बात कर रहे हैं, ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, रिफॉर्म्स चाहिए। ये 1945 के टाइम के ग्रुप है, रिफॉर्म्स हुए ही नहीं है। डेटा इंटीग्रिटी, कोटा रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा जरूरत है IMF में। इस पे भी अभी कुछ ही दिनों पे अपन बात करते हैं। IMF रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फेसबुक हेट स्पीच वायलेशन,
ग्लोबल बॉन्ड्स, पेट्रोल तो स्काई रॉकेट हो रहा है। इंडियन स्पेस एसोसिएशन बड़ा अच्छा है, इस पे भी एपिसोड में फर्स्ट एपिसोड में हमने बात किया। ये रिप्रेजेंट एंटायर सेक्टर करेगा, विल हेल्प इन डेवलपमेंट। कोल शॉर्टेज, पावर कंजम्पशन कम हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा रहा है, 100 करोड़ शॉट्स लगा दिए, एक्सेलेंट। ये चाइना की हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल सिस्टम है। आज एक और इम्पॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं, एथिक्स का टॉपिक है। दिस इज अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस। सी, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग हो, सब दिमाग तेज चलता है, एक्सीलेंट। बट जब तक ये इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी ना, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस नहीं ले पाओगे। सो द पॉइंट इज यू नीड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंस एट एज वेल, स्पेशली वर्क एरिया में। ये जो जॉब है, ये क्या आसान जॉब लगता है आपको? पुलिस, आईएएस वगैरह ये सब? नो, वर्क प्रेशर ट्रेमेंडस होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है ना, तो जो पढ़ने लिखने में बड़े अच्छे स्टूडेंट एग्जाम तो टॉप कर लेते हैं, रैंक भी ले आते हैं टॉप में, बट जब बात आती है काम करने की तो ये सब फेल हो जाते हैं, डिलीवर नहीं करते, और फिर मैनी अ टाइम्स ये जॉब से रिजाइन भी कर देते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। तो इसका एक बात है, गोलेमन का काफी माना जाता है इनका मॉडल इमोशनल इंटेलिजेंस में। इसके ये कंपोनेंट्स हैं, जैसे सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब आप खुद को जानते हो। सेल्फ अवेयरनेस कैपेसिटी है, खुद के इमोशंस, मूड्स, ड्राइव्स, इसको समझ पाते हो, खुद को समझ पाते हो। जब आप खुद को समझते हो तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ असेसमेंट होता है, सेंस ऑफ दिस दिस सेल्फ नॉलेज होता है आप में, सेल्फ रेगुलेशन भी होता है। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, हम सब खुद के फेवरेट होते हैं, तो खुद को ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए। सिंसियर होना अच्छी बात है, बट डोंट टेक योर सेल्फ वेरी सीरियसली, लाइफ इज फनी इन द एंड। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन होना भी जरूरी है। एबिलिटी टू रीडायरेक्ट, मतलब सेल्फ अवेयरनेस है, अब आप रेगुलेट कर सकते हो खुद के मूड्स को, इम्पल्सेस को। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है बट आपको पता है पढ़ना जरूरी है आज के टाइम पे, तो आप पढ़ोगे, सेल्फ रेगुलेशन। इससे आती है ट्रस्ट वर्दीनेस, इंटीग्रिटी। कंफर्ट होता है एम्बिग्यूटी में, आप ओपन रहते हो चेंज के लिए, रिजिड नहीं। योर वे इज ओनली वे इज नॉट राइट, माई वे और हाईवे इज नॉट राइट। ओपननेस टू चेंज होना चाहिए, सुनो एटलीस्ट कि क्या नई चीज है। ग्लास इज ऑलरेडी फुल, तो उसको आप क्या तो भी पढ़ा पाओगे। ओपननेस टू चेंज इज जरूरी। मोटिवेशन जरूरी है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, बियॉन्ड मनी और क्लास, ये हर चीज नहीं होती है। प्रोपेंसिटी है, एनर्जी, परसिस्टेंस है, तो आपका काम बेटर होगा। स्ट्रॉन्ग ड्राइव होगी, ऑप्टिमिस्टिक होना जरूरी है। देखो तो 1000 प्रॉब्लम है और ढूंढो तो लाख अच्छाई भी है। ऑप्टिमिज्म होना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट भी होना चाहिए। एम्पैथी बहुत जरूरी है, आप समझ पा रहे हो कि सामने वाला भी इंसान है, उसको भी ट्रबल्स है, तो सिविल सर्विसेज में ये बहुत जरूरी है, एम्पैथी होना। इमोशनल कॉन्स्टिट्यूएंट है, आप लिंक कर पा रहे हो सामने वाले की सिचुएशन को। स्किलफुल हो, क्रॉस कल्चरल सेंसिटिविटी हो, जैसे कल हमने कल्चरल एक आइसबर्ग देखा था, कल्चरल दिखता क्या है, सेंसिटिविटी होना जरूरी है। क्वालिटी सर्विस टू कस्टमर एंड क्लाइंट, और सोशल स्किल्स भी होना चाहिए। रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, कॉमन ग्राउंड ढूंढ रहे हैं, इफेक्टिव है लीडर्स के लिए, परसुएसिव होना चाहिए, लीड करने के लिए ये जरूरी है। तो इसको एक बार आप फिर से देखना, इसको मैं अभी तुरंत शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पे। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स, दीज आर 5 pillars of emotional intelligence. So today we talked about opening the field. Prepare this note on unorganized sector, पासपोर्ट की पावर, एनर्जी, ओटोमन एम्पायर पे प्रिपेयर, और एक बार नोट्स भी रेफर करिए वर्ल्ड हिस्ट्री के। सो दिस इज 18th of October 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.